नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बड़ा साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम जयसी जी का परिचय देख लेंगे। भाग 2। जयसी जी का सामान्य परिचय हमने पहले भाग में देखा है। उनका जीवन वृत्त और व्यक्तित्व। जीवन वृत्त के अंतर्गत हमने उनका जन्म, उनकी मृत्यु या व्यक्तित्व के अंतर्गत वह किस प्रकार एक प्रेम के पीर के कबीर है इसका परिचय हमने देख लिया है। जाते जाते एक बात बच गई थी, वह आज आपको बताएंगे कि जयसी जी, हमने बताया था कि जयसी जी कुरूप थे और इसके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है। जयसी जी सम्राट शेरशाह के समकालीन रह चुके हैं। अतः एक दिन वे उनके दरबार में गए थे, तब उनके दरबारी उनके ऊपर हंस पड़ते हैं। तब जयसी जी बड़े ही शांत भाव से, क्योंकि उनका स्वभाव मुलायम है, बड़े ही शांत भाव से दरबारियों को कहते हैं, तुम मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले कुम्हार पर। सारे दरबारी शांत हो जाते हैं और शेरशाह उनसे माफी मांगते हैं। इस प्रकार कुरूप होने के बाद भी वह एक मुलायम प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। आज उनके कृतित्व के बारे में हम यहाँ परिचय देख लेंगे। जयसी जी की कृतियाँ या उनकी रचनाएं कितनी हैं, इसके बारे में वाद विवाद में मिलते हैं। उनकी रचनाओं के बारे में 21 रचनाओं का उल्लेख साहित्य के इतिहास में मिलता है, परंतु उनमें से केवल 6 रचनाएं ही प्रामाणिक मानी जाती है। उसमें से भी जिस रचना के कारण जयसी जी को हिंदी साहित्य के इतिहास में, या हम यूं कहेंगे विश्व साहित्य में या भक्तिकालीन कवियों में जो स्थान मिला है, वह स्थान उनकी रचना पद्मावत इस कृति के कारण। हाल ही में इस रचना पर आधारित पद्मावत फिल्म बनी है और वह फिल्म की कथा शायद आपने देखी होगी। फिर भी उसके संक्षेप में कथा किस प्रकार है, इसका उल्लेख आज हम उनके कृतित्व के अंतर्गत करेंगे। उसके पहले उनकी अन्य जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं का थोड़ा सा परिचय। उनकी पहली रचना है आखिरी कलाम। नाम है आखिरी कलाम, लेकिन वह प्रारंभिक रचना है, आरंभिक रचना है, जिसका प्रकाशन 1530 संवत 1530 में हुआ है। और यह उनका ग्रंथ या उनकी रचना इस्लाम के प्रचलित विश्वासों पर आधारित है। साथ ही जयसी जी रचित यह एक महान ग्रंथ माना जाता है और जो फारसी लिपि में लिखा हुआ है। इस काव्य में जयसी जी ने मसनवी शैली के अनुसार ईश्वर की स्तुति की है। मसनवी शैली, इसका हम उल्लेख जयसी जी के काव्य सौंदर्य के अंतर्गत करेंगे, तब इसका परिचय उसका स्पष्टीकरण हम उस वक्त आपको दे देंगे। मसनवी शैली के अनुसार उन्होंने ईश्वर की स्तुति आखिरी कलाम इस ग्रंथ में की है। उनका दूसरा ग्रंथ है अखरावट। वह जयसी जी की छोटी रचना है और इसमें भी उन्होंने आत्मा, परमात्मा और सृष्टि का वर्णन किया है। इनकी तीसरी रचना है कहरनामा। कहरानामा, इसमें निर्गुण ब्रह्म को प्रियतम मानकर आत्मा परमात्मा के चिरमिलन का चित्रण किया है और इस रचना का प्रकाशन 1520 और 1530 के आसपास हो गया है। निर्गुण ब्रह्म को प्रियतम मानकर आत्मा परमात्मा के चिरमिलन का चित्रण कहरनामा इस उनके रचना में मिलता है। उनकी चौथी रचना है मसलानामा। यह रचना 1525 से 1530 के आसपास प्रकाशित हो गई है। मसला का अर्थ है कहावत या लोकोक्ति और इस रचना में अवध के मुहावरों, कहावतों और लोकोक्तियों का चित्रण आपको मिलता है। उनकी 5वीं रचना है चित्ररेखा। चित्ररेखा, चित्रलेखा नहीं है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। ये चित्ररेखा है, ध्यान में रखिए। 1538 इसका रचना काल है और यह एक प्रेम काव्य है और इसकी कथा अवध भोजपुर जनपद के प्रचलित लोक कथाओं पर आधारित है। इसमें अवध भोजपुर जनपद के प्रचलित लोक कथाएं हैं
और उनकी छठी रचना जो महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, और जिसका प्रकाशन कालखंड है संवत 1540। आज हम यहाँ उनकी जो पद्मावत रचना है यह उनकी कीर्ति का आलोक स्तंभ रचना मानी जाती है, कीर्ति का आलोक ग्रंथ माना जाता है। इसका सामान्य परिचय या संक्षेप में परिचय हम देख लेंगे और अगले भाग में हम जयसी जी के काव्य सौंदर्य पर विचार करेंगे। पद्मावत एक महाकाव्य कहा जाता है और यह ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है, मसनवी शैली में लिखा गया है और पद्मावत की कथा 2 भागों में हमारे सामने आती है। पहला भाग पूर्वार्ध और दूसरा भाग उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में सिंहल द्वीप के राजा की पुत्री पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण और सिंहल द्वीप के सौंदर्य का चित्रण भी आपको यहाँ मिलता है। नगर उपवन का चित्रण आपको यहाँ मिलता है। और उत्तरार्ध में पद्मावती और रत्नसेन के विवाह का चित्रण, उनके मिलन का चित्रण और उनके विरह का चित्रण यहाँ मिलता है। वह किस प्रकार है क्या हम आपको बताएंगे। वह कथा देखने से पहले इसके पात्र थोड़ा आप ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। पद्मावत इस महाकाव्य के पात्र है सिंहल द्वीप। मूलतः पात्र है चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, उनकी पत्नी पद्मावती और नागमती। पद्मावती सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री है। सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इनकी पुत्री है पद्मावती। यह प्रमुख पात्र है राजा रत्नसेन, पद्मावती, नागमती। और अन्य पात्र है हीरामन तोता, अलाउद्दीन खिलजी और राघव चेतन। कहानी इस प्रकार है कि गंधर्वसेन की कन्या पद्मावती दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन न जाने उसका विवाह क्यों नहीं हो रहा था। गंधर्वसेन चिंतित थे। तब हीरामन तोता, वह पद्मावती के पास एक हीरामन तोता नामक तोता था, वो बोलता था, बहुत ही बुद्धिमान था। और हीरामन तोता एक दिन राजा को कहता है कि पद्मावती के लिए मैं वर खोज लूंगा। यह बात गंधर्वसेन को बहुत ही बुरी लगती है, वह हीरामन तोते पर क्रोधित होता है। अतः इस वक्त कवि ने पद्मावती के सौंदर्य का, पद्मावती जहाँ स्नान करने के लिए जाती थी वह मान सरोवर का चित्रण भी बहुत ही बेबाक शैली में किया है। और जब पद्मावती की शादी नहीं होती, हीरामन तोता यह बात कहता है तो राजा उस पर भड़क उठता है। एक दिन जब पद्मावती स्नान करने के लिए गई थी तब राजा के भय से यह हीरामन तोता उड़कर दूर चला जाता है और एक शिकारी के हाथ में लग जाता है। और एक शिकारी के माध्यम से वह तोता चित्तौड़ के राजा रत्नसेन को बेच दिया जाता है। जब वो तोता राजा रत्नसेन के पास पहुंच जाता है तब वह राजा रत्नसेन के सामने पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण, अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण करता है और पद्मावती के सौंदर्य के बारे में उसे बताता है। तब राजा रत्नसेन के मन में पद्मावती के मिलने के प्रति आस पैदा होती है। वह तोता राजा रत्नसेन को लेकर वहां चला जाता है। उस वक्त राजा रत्नसेन की भी शादी हो गई थी नागमती के साथ। अतः पद्मावती को पाने के लिए राजा रत्नसेन गृह त्याग कर पद्मावती को पाने के लिए निकल पड़ता है। अतः अपने पति के मिलन के लिए, अपने पति के विरह में नागमती विरह में तड़पती रहती है। इसका चित्रण इस काव्य में बेजोड़ रूप में कवि ने किया है। अतः यूँ कहेंगे इस काव्य में नागमती के विरह का चित्रण बहुत ही सुंदर शैली में जयसी ने किया है। जब राजा रत्नसेन पद्मावती को लेने के लिए जाते हैं, वो पद्मावती से मिलते हैं, पद्मावती के साथ उनकी शादी होती है और आगे जाकर उनके दरबार में एक राघव चेतन नामक एक दरबारी था और राजा ने उसे देश से निष्कासित किया था। तो वह राघव चेतन उस वक्त के दिल्ली के सल्तनत राजा
अलाउद्दीन खिलजी को जाकर मिलता है और वह भी पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण अलाउद्दीन खिलजी के पास करता है। तब अलाउद्दीन खिलजी राजा रत्नसेन को पद्मावती मांगता है, लेकिन राजा रत्नसेन उस पर क्रोधित होता है और उस पर आक्रमण करता है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती की छवि दर्पण में देखी थी और उसे पाने की लगन उसके मन में पैदा हो गई थी। जब राजा रत्नसेन उस बात के लिए मना करता है तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और राजा रत्नसेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है। अपने पति को छुड़वाने के लिए रानी पद्मावती आप अपने 700 दासियों के साथ, उसके 2 सेवक हैं गोरा और बादल, दोनों को लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़ती है। वहां पहुंचने से पहले वह अलाउद्दीन को संदेश भेजती है कि वह उनसे मिलने के लिए आ रही है, लेकिन सबसे पहले वह अपने पति को मिलना चाहती है। खिलजी उसे मिलने की इजाज़त देता है। वह पति के पास पहुंचती है और उसे छुड़वाकर वापस चित्तौड़ लेकर आती है। तब इस युद्ध में उसके 2 सैनिक गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त होते हैं। वापस आने के बाद राजा रत्नसेन को पता चलता है कि राजा देवसेन ने भी रानी पद्मावती के सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास किया है। तब वह देवसेन पर भी आक्रमण करता है और इसमें राजा रत्नसेन की मृत्यु हो जाती है। और राजा रत्नसेन की मृत्यु के बाद रानी पद्मावती और रानी नागमती दोनों भी सती हो जाती है। इस प्रकार इस कहानी का अंत दुखांत है, परंतु जयसी जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से इस कहानी में प्राण फूंके हैं और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने आत्मा और परमात्मा के चित्रण का ही प्रयास किया है। यहाँ पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है तो राजा रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है। और राजा रत्नसेन पद्मावती के मिलन के लिए जो जो कष्ट सहन करता है वह सारी बातें एक भक्त को अपनी ईश्वर की प्राप्ति के लिए करने पड़ते हैं, ये बताने का प्रयास किया है। अतः पद्मावत इस कहा महाकाव्य के माध्यम से जयश्री जी का स्थान हिंदी साहित्य में एक प्रेम कवि के रूप में, प्रेम के पीर के रूप में, इसमें वेदना है, पीड़ा है, इसका चित्रण अलौकिक रूप में उन्होंने किया है और उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में अजरामर हो गया है। ऐसे हिंदी के प्रेमाश्रय शाखा के भक्तिकालीन कवि जयश्री जी का सामान्य परिचय यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग में हम देखेंगे उनके काव्य के सौंदर्य के बारे में। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।